हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। एक मिनट। जीके जीएस की क्लास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 18 है और इससे पहले हम 17 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 16 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, प्रसिद्ध किला एक कोहना। पुराने किले की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध किला एक कोहना, इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या हुमायूं? तो इसका निर्माण करवाया था शेरशाह ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह। ठीक है, शेरशाह इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था फरीद। ठीक है, इसका मूल नाम था फरीद। और शेरशाह सूरी, ठीक है, पूरा नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर, ठीक है, 1540 में हुमायूं को हराकर इसने सूरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, सूरी वंश की स्थापना की थी। ओके, शेरशाह सूरी ने, ठीक है, हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने किन चीजों का निर्माण करवाया था? तो इसने निर्माण करवाया था स्मारक, सड़क और ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड, एक मिनट, रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ओके, फिर अब हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है ना, खिलजी वंश का दूसरा शासक था और इसने 1296 से 1316 तक शासन किया था इसने। ठीक है ना, दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। ओके, दिल्ली पर शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसे अली गुरशब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अली गुरशब के नाम से इसे जाना जाता है। और इसने सिकंदर ए शाहनी की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली की शुरुआत की। चेहरा एवं दाग प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया था शीरी किला, हौज खास और अलाई दरवाजे। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ओके, ये इनके दरबारी कवि थे। और अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था? तो इनका गुलाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर यह अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था और इसे हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, हजार दीनारी के नाम से भी इसे जाना जाता था क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा था। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अकबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अकबर ये कौन था? तो अकबर यह तीसरा मुगल बादशाह था। तीसरा मुगल बादशाह था। ठीक है, अकबर अकबर इसने 1556 से 1605 तक शासन किया था। ठीक है ना, 1556 से 1605 तक शासन किया था अकबर ने। अकबर इसने मनसबदारी
मनसबदारी और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है ना। मनसबदारी प्रथा और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। ओके, अकबर इसने किन चीजों का निर्माण करवाया था? तो इसने निर्माण करवाया था आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक है, अकबर ने। अकबर इसने फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया और इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने, ठीक है। और अकबर ने कौन से युद्ध लड़े थे? तो जो अकबर के इम्पोर्टेंट युद्ध है वो है पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है ना, पानीपत का दूसरा युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में, अकबर वर्सेस हेमू के बीच, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। फिर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 में। ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ओके, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है। फिर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं यह बाबर का बेटा था, बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं के यहाँ पे युद्ध ही इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पे उनके युद्धों की बात करें, ठीक है ना। तो इन्हों का पहला युद्ध था चौसा का युद्ध, ठीक है ना, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1539 में, ठीक है ना, 1539 में। तो ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच, ठीक है। इसमें हार किसकी? हुमायूं की हुई थी। फिर इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, ठीक है ना, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1540 में, ठीक है ना। और ये भी किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें भी हुमायूं हार गया था, जिसके कारण इसे भारत छोड़कर जाना पड़ा था, ठीक है ना, भारत छोड़कर भाग गया था हुमायूं। फिर ये बाद में इसने सरहिंद का युद्ध किया था, सरहिंद का युद्ध किया था 1555 में, ठीक है, 1555 में। और ये युद्ध हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच, ठीक है, हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसके बाद हुमायूं ने दक्षिण भारत पर फिर से अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है ना, सॉरी, दिल्ली पर अपना कब्जा फिर से कर लिया था, ठीक है ना, हुमायूं ने। ओके, चलिए, तो ये थी सारी डिटेल्स। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए हमें नोट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, जगजीवन राम, बी आर अम्बेडकर या राजकुमारी अमृत कौन? तो भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री तो ये थे वी आर अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन सी, वी आर अम्बेडकर। ये भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। ओके, और इनके बारे में बात करें तो इन्हें बाबा साहिब के नाम से जाना जाता है। ओके, बाबा साहिब के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वी आर अम्बेडकर, ठीक है। फिर बी आर अम्बेडकर इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है, ठीक है ना, वी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है और ये भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे, ठीक है। फिर हम बात करें ऑप्शन में जॉन मथाई, तो जॉन मथाई यह भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, ठीक है ना, भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे जॉन मथाई।
जगजीवन राम, तो जगजीवन राम ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम। ओके, फिर है राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर ये भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है ना। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना ये हुई थी 1948 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निफे परत डैश में स्थित है? मेंटल क्रस्ट कोर या लिथियोस्फीयर? तो पृथ्वी की निफे परत यह कोर में स्थित है, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोर। चलिए नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से कौन सी फसल आईना-ए अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में उल्लेखित नहीं थी? तंबाकू, गेहूं, अरहर या ज्वार? तो 17वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से कौन सी फसल आईने अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में उल्लेखित नहीं थी? तो ये नहीं थी तंबाकू की फसल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तंबाकू, ठीक है। आईने अकबर ये किसने लिखी है? तो ये अकबर ने लिखी है, ठीक है। अकबर द्वारा लिखित पुस्तक है आईने अकबरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर है, एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है। तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रीय पापुआ न्यू गिनी और डैश द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रीय पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और कहाँ से यानी कि किसके द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तुवालू, नाउरू, किरीबाती या फिजी? तो इन्हें पापुआ न्यू गिनी और फिजी द्वारा, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिजी द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है? तो राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयकों के बारे में कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है? तो ये है अनुच्छेद 204। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत ढंग से सम्मिलित है? नियम का शासन ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रपति का कार्य फ्रांस? तो इसमें से जो गलत ढंग से सम्मिलित है, देखो, तो नियम के शासन ये ब्रिटेन से, तो ये सही है। फिर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से, तो ये भी सही है। फिर है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति का कार्य फ्रांस, तो ये गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो गलत सम्मिलित है वो है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राइबोसोम के बारे में सही है? कथन ए है राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती। फिर कथन बी, राइबोसोम में पाचक जल अपघटनीय एंजाइम मौजूद होते हैं। कथन सी, इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। और कथन डी, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनमें से राइबोसोम के बारे में जो सही कथन है वे है ऑप्शन ए, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है, और ऑप्शन डी, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल कथन ए और डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है?
तो जो प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान ये किस राज्य से संबंधित है? केरल, बिहार, कर्नाटक या मणिपुर? तो यह संबंधित है कर्नाटक राज्य से। राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वर्ष 2016 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वर्ष 2016 में ये भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम महाविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान डैश में हुई थी? कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे या मद्रास? तो फोर्ट विलियम महाविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान कलकत्ता में हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो इनमें से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय घटकों और अणुओं को तोड़ने और पुनः चक्रण करने के लिए जिम्मेदार है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या केंद्रक? तो इनमें से जो कोशिका संरचना कोशिकीय घटकों और अणुओं को तोड़ने और चक्रण करने के लिए जिम्मेदार है तो वो है लाइसोसोम। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टेनिस में लव स्कोर क्या होता है? जब गेम बराबरी पर होता है, गेम में सबसे अधिक संभव स्कोर, जब किसी खिलाड़ी के 0 अंक होते हैं या जब कोई खिलाड़ी गेम में पहला अंक जीतता है? तो टेनिस में लव स्कोर क्या होता है? तो ये होता है जब किसी खिलाड़ी के 0 अंक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 22 राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो 22 राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था बरिंगम में। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टेनिस दिग्गज की आत्मकथा गेटिंग अ ग्रिप ऑन माय बॉडी माय माइंड माय सेल्फ है? तो ये किस टेनिस दिग्गज की आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है मोनिका सेलिस की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोनिका सेलिस की ये आत्मकथा है। ठीक है ना, गेटिंग अ ग्रिप ऑन माय बॉडी माय माइंड माय सेल्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनः जीवित करने के लिए 2000 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्र, टी बाला सरस्वती, पंडित जसराज या हरिप्रसाद चौरसिया? तो ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनः जीवित करने के लिए 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये किया गया है केलुचरण महापात्र को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केलुचरण महापात्र। फिर बात करें हम टी बाला सरस्वती, तो टी बाला सरस्वती यह एक भरतनाट्यम शास्त्रीय नर्तक थी। ओके, फिर है पंडित जसराज, तो पंडित जसराज ये है एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। और हरिप्रसाद चौरसिया तो यह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ठीक है ना, हरिप्रसाद चौरसिया। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला महाद्वीप साम्राज्य था? सातवाहन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य? तो इनमें से कौन सा पहला उप महाद्वीपीय साम्राज्य था? तो जो पहला उप महाद्वीप साम्राज्य था वो था मौर्य साम्राज्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने किसके साथ मिलकर, किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ये इन्होंने मिलकर की थी चाणक्य के साथ मिलकर। ठीक है, चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना,
विष्णु गुप्त और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ओके, फिर बात करें सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की थी सिमुक ने। फिर है कुषाण साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना की थी कुजुल कटफिशिस। गुप्त साम्राज्य की तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। राइट आंसर ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य। ये पहला उप महाद्वीपीय साम्राज्य था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है C2H6 रासायनिक सूत्र वाला अणु एक डैश अणु है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या एथेन। तो सॉरी, C2H6 रासायनिक सूत्र वाला अणु ये एक एथेन अणु है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है स्व सहायता समूह के SAPAP में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या है, तो स्व सहायता समूह के SAPAP में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक जो हैं वो है सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य ने मार्च 2023 में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की, तो ये की थी छत्तीसगढ़ राज्य ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है नागालैंड में सुमी जनजाति द्वारा तुलूनी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है, तो नागालैंड में सुमी जनजाति द्वारा तुलूनी त्योहार यह किस महीने में मनाया जाता है, जून, मई, अगस्त या जुलाई। तो यह मनाया जाता है जुलाई महीने में। राइट आंसर है ऑप्शन डी जुलाई। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को पंडित रविशंकर ने 4 बार जीता, तो किस पुरस्कार को पंडित रविशंकर ने 4 बार जीता, ग्रैमी पुरस्कार, CMA पुरस्कार, ब्रिट पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत पुरस्कार। तो पंडित रविशंकर ने 4 बार जो पुरस्कार जीता है वो है ग्रैमी पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन ए। और इसकी स्थापना कब हुई थी ग्रैमी पुरस्कार की, तो ये हुई थी 1959 में। फिर CMA पुरस्कार की तो ये हुई थी 1967 में, और ब्रिट पुरस्कार की 1977 में, और अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत पुरस्कार की तो ये हुई थी 2011 में। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।